प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में केयन्स सेमीकॉन प्लांट का किया उद्घाटन। गांधीनगर के कोबा में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराया। वोट बैंक की राजनीति पर कटाक्ष। राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। शराब घोटाला मामले में एसीबी को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देश देने का आग्रह। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग। चालू वित्तीय वर्ष का आज आखिरी दिन। कोषागारों में विपत्र निपटाने की कवायद तेज। कल से देश में कई नए नियम होंगे प्रभावी। और रांची में अस्मिता महिला वॉलीबॉल लीग का समापन। बेड़ो वॉलीबॉल क्लब चैंपियन, रांची विश्वविद्यालय उप विजेता। आईपीएल में आज गुजरात और पंजाब की भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज अहमदाबाद के सानंद में केयन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे मेड इन इंडिया की अवधारणा को नया आयाम मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में तकनीकी विकास, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ईज ऑफ और लिविंग पर भी बल दिया। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है। इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई हैं। इसका परिणाम आज दिख रहा है। स्पेस से जुड़े हमारे स्टार्टअप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह हाल में ही हमने न्यूक्लियर सेक्टर में शांति बिल जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के हिस्से को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे एआई फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। साथियों, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी भारत आज टेक्नोलॉजी के विकास और टेक्नोलॉजी के यूज दोनों ही मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज इन लॉजिस्टिक्स, इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के कोबा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। मौके पर एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर के आदर्शों और उपदेशों को विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री मोदी ने वोट बैंक की राजनीति की आलोचना करते हुए सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराया। साथियों, मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। कोबा तीर्थ की यह स्थली आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत है। जिस स्थान की ऊर्जा ऐसी अलौकिक हो, जिसमें इतने जैन मुनियों की, संतों की तपस्या जुड़ी हो,
वहां सृजन और सेवा ये अपने आप प्रस्फुटित और संचालित होते हैं। मैं तो बरसों से देखता आया हूं कि कोबा तीर्थ में कैसे अध्ययन, साधना और संयम की सतत परंपरा चली आ रही है। यहां मूल्यों का संरक्षण होता है, संस्कारों को संबल मिलता है और ज्ञान का पोषण होता है। ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता का आधार है। इस त्रिवेणी को अविरल बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। साथियों, मुझे खुशी है कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत, जैन धर्म का समयातीत ज्ञान, हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उन्हें आने वाली सदियों तक अमर बनाने के लिए, उन्हें नए और आधुनिक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे संतों ने इस जैन हेरिटेज म्यूजियम की संकल्पना की। आज वो संकल्पना एक भव्य रूप में साकार हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाला मामले पर एक बार फिर राज्य सरकार को घेरते हुए कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज मुलाकात कर एसीबी को 750 करोड़ रुपए से अधिक शराब घोटाला मामले में तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। साथ ही एसीबी की कथित संदेहास्पद भूमिका और संपूर्ण प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। श्री मरांडी ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चार्जशीट नहीं दाखिल होने की वजह से आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले में शामिल लोगों को बचाने और इस प्रकरण के नाम पर पैसा कमाने की साजिश रची गई है। एसीबी को क्या परेशानी है कि गिरफ्तारी 2021 मई 2020 मई 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया करीब। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राजू ने कहा कि पेशा कानून के बेहतर क्रियान्वयन और ग्राम सभा को सशक्त बनाने के प्रयास हो रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक नियमित प्रक्रिया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर कांग्रेस के अन्य नेता इस दौरान बचाव की मुद्रा में नजर आए। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। कर रहे, उसके अलावा हमारा एमएलएस भी वो इश्यूज रेज करके पब्लिक का हित में रेज करके, उसके अलावा हमारा कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में है और पब्लिक में बीच में है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कमिटीज हमारा कांग्रेस कैडर्स वो भी वो इश्यूज रेज कर सके। किधर रेज सकते? कंसर्न बीडीओ के सामने, कंसर्न कलेक्टर्स के सामने रेज कर सकते। when they are questioning, don't be under the impression that we are questioning chief minister. We are questioning that particular office bearer, that particular officer who has got some power to do but he has failed to do. आप
आपको कल ट्रेनिंग में 4 घंटे मैं एक सब्जेक्ट पर सभी को ट्रेनिंग दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में जल्द ही निजी अस्पतालों के लिए सरकार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू करेगी। नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों में आईसीयू बेड चार्ज, सर्जरी और डायग्नोस्टिक सेवाओं की दरें सुनिश्चित की जाएगी ताकि कम खर्च पर मरीजों को बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। उन्होंने रांची में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और उचित दर पर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। चालू वित्तीय वर्ष का आज आखिरी दिन है। कोषागारों में विपत्रों को निपटाने की कवायद तेज है। सरकार के लिए भी आज का दिन काफी अहम है। बजटीय आवंटन के जरिए विकास को नया आयाम देने में सरकार जुटी है। कल नए वित्तीय वर्ष से झारखंड समेत देश भर में कई नए नियम भी लागू हो रहे हैं। 5 लाख रुपए से अधिक का वाहन खरीदने पर देना होगा पैन कार्ड, और साथ ही साथ महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना होगा अब अनिवार्य। अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से ज्यादा का आपका होता है तो पैन देना होगा। और इसी के साथ ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में भी 1 अप्रैल से बदलाव लागू होने जा रहा है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। और अब सिर्फ ओटीपी से ही नहीं होगी डिजिटल पेमेंट, बल्कि डिजिटल पेमेंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लागू हो जाएगा। पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स और टोकन जैसे ऑप्शन होंगे शामिल। सुरक्षा की ये एक एक्स्ट्रा लेयर होगी। यूपीआई, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट होगी और भी ज्यादा सुरक्षित। नियम लागू ना करने पर बैंक होंगे जिम्मेदार। साइबर फ्रॉड के मामलों पर भी लगेगी लगाम। साथ ही डिजिटल पेमेंट अब होगी डबल सिक्योर, यानी कि ओटीपी का जो खेल होता था, सिर्फ ओटीपी मिला और आपका पैसा गायब, यहां पर 2 लेयर सुरक्षा लागू करने जा रहा है आरबीआई। टैक्स कलेक्शन में रांची नगर निगम ने नया कीर्तिमान बनाया है। करदाताओं को लुभाने के लिए निगम ने आज तक ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर 5% और जन सुविधा केंद्र पर 2.5% छूट का ऐलान किया है। कर नहीं देने वालों पर 1 अप्रैल से जुर्माना भी लगेगा। कल से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। सुविधा के अनुसार राज्य अपनी 30 दिन की अवधि निर्धारित करेंगे। इस बार डिजिटल माध्यमों से 2 चरणों में डेटा संग्रह होगा। पहले चरण में घरों की सूचीबद्धता, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, बुनियादी सुविधाओं जैसे डेटा जुटाए जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा, जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा और रोजगार जैसी चीजों की गणना होगी। राज्य में विकास गतिविधियों को तेज करने के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त मदद दे रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड के लिए 410 करोड़ रुपए से अधिक की टाइड जारी की है। इस राशि का उपयोग गांवों में स्वच्छता और पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य सामूहिकता से, ताकत से हासिल कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कल एक चर्चा का जवाब देते हुए इस आशय की घोषणा की। कांग्रेस पर उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। नक्सल मुक्त भारत डेडलाइन से पहले संसद में गूंज। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। नक्सल मुक्त भारत, एक लक्ष्य, एक संकल्प और एक डेडलाइन 31 मार्च। इस डेडलाइन के खत्म होने से ठीक एक दिन पहले संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा हुई। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा की शुरुआत करते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकारों ने देश को रेड कॉरिडोर दिया, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने इसे खत्म कर ग्रोथ कॉरिडोर में बदल दिया है। आपकी सरकार ने अपनी मजबूरियों के चलते इस देश को रेड कॉरिडोर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से रेड कॉरिडोर को खत्म किया और देश को ग्रोथ कॉरिडोर देने का काम यहाँ पर किया। वहीं विपक्ष भी आक्रामक नजर आया। संसद में आरजेडी के सांसद अभय कुमार सिन्हा ने परिस्थितियों का हवाला दिया, तो आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने जवानों की शहादत की बात की। नक्सली कोई जन्म से पैदा नहीं होता है, उसे परिस्थितियां बनाती है महोदय। निश्चित तौर पर नक्सलवाद देश की बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या में हमारे हजारों जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी। लाल आतंक की परछाई हटी, बस्तर विकसित हुआ। वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर लोकसभा में चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए बताया कि बस्तर से आज नक्सलवाद करीब समाप्त है। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। लाल आतंक का परछाई वहां बना था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। बस्तर में विकास। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी आखिर इन 70 सालों में विकास की मुहिम से कैसे बच गए। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे हैं उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। तो सफलता सिर्फ रणनीति से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए समग्र एक्शन प्लान लागू किया गया। एक तरफ सुरक्षा बलों की सख्ती, तो दूसरी तरफ गांव-गांव तक पहुंचती सड़क, स्कूल, बिजली और इंटरनेट। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और सरकारी योजनाओं को लागू करना इस जंग में सबसे बड़ा हथियार बना। नतीजा ये हुआ कि ताबड़तोड़ एक्शन से कई बड़े नक्सली कमांडर ढेर हुए और कईयों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव की तस्वीर पेश की है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत आज लाखों जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। महंगे इलाज और जटिल सर्जरी जहां कभी आम लोगों की पहुंच से बाहर थे, वहीं अब इस योजना के जरिए मुफ्त में इलाज संभव हो रहा है। डॉक्टर प्रभात कुमार के मुताबिक सदर अस्पताल में इस योजना के तहत रोजाना जटिल सर्जरी की जा रही है। इतना ही नहीं, अब दूसरे बड़े अस्पतालों से भी मरीज यहां रेफर होकर आ रहे हैं। सर्जरीज हुई हैं यहाँ पर, और चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, अभी और हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी भी शुरू करने जा रहे हैं। यूरोलॉजी, हर तरीके की सर्जरी यहाँ पर होगी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल सर्जरी, ये सब भी इस मंथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हजारीबाग के सचिन के पिता राजू यादव की गर्दन की एक नस दब गई थी, जिससे उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। ऐसे में सचिन ने आयुष्मान भारत योजना का सहारा लिया और रांची के सदर अस्पताल में अपने पिता का मुफ्त ऑपरेशन करवाया। आज उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ हैं। जैसे इधर का कोई नस वगैरह दबा हुआ था, तो इधर है बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो फिर यहाँ सदर आए, तो यहाँ बताया गया कि आयुष्मान के द्वारा होगा, तो उस आयुष्मान कार्ड का यूज़ किया गया और उसके तो ऑपरेशन वगैरह कोई चार्ज नहीं लगा, बस बाहर का जो भी दवाइयाँ थी तो उसके लिए मतलब पैसे लगे कुछ। सचिन बताते हैं कि निजी अस्पतालों में इस सर्जरी का खर्च 4 से 5 लाख रुपए बताया गया था, जो उनके लिए संभव नहीं था।
लेकिन आयुष्मान भारत योजना ने उनकी सबसे बड़ी चिंता को खत्म कर दिया। वे कहते हैं कि अगर इस योजना का लाभ नहीं मिला होता तो उनके पिता का इलाज कराना बेहद मुश्किल हो जाता। बहुत सारे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए तो वहाँ भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए, बहुत ज़्यादा, लगभग 50,000 80,000 ऐसे, मतलब हाँ मुश्किल तो बहुत ज़्यादा होता अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता। आयुष्मान कार्ड के कारण मतलब बहुत इजी हुआ, सारा कुछ बहुत ही इजी हुआ। और ये हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा बहुत अच्छा रहता है। ये हाँ जो मतलब अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो इतने ज़्यादा पैसे जो 3 से 4 लाख होता वो जुटाना भी मुश्किल था और ऑपरेशन मतलब ना ही करवा पाते। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल बनकर उभरी है, जिसने रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने नक्सलवाद से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व की सराहना की है। जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो वायदा किया है, एक एक वायदा पूरा किया। और जो ये वायदा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि 31 मार्च के पहले नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। और आज स्थिति हम देख रहे हैं। हम तो झारखंड से आते हैं, हमने वो भी समय देखा था कांग्रेस पार्टी के रिजिम में, जहां लोहरदगा में एसपी की हत्या हुई, एक सांसद की हत्या हुई, एक विधायक की हत्या हुई, दुमका के अंदर संथाल में एक एसपी की हत्या हुई। और हालात इतने खराब होते थे कि रांची से डाल्टनगंज जाना हो 5 बजे सारी सड़कें बंद हो जाती थी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी उलियातू रांची बमुश्किल 40 किलोमीटर होता था। शाम के बाद जा नहीं सकते थे, सिमडेगा जा नहीं सकते थे, अमड़ापाड़ा साहिबगंज कहीं नहीं जा सकते थे। स्थिति इतनी भयानक होती थी। 5 बजे के बाद समझो सूर्यास्त हुआ और कहीं आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता था। इतनी स्थिति खराब थी। जब आप देखो अखबारों में आता था आज झारखंड की नक्सली बंदी 3 दिन के लिए, गांव तो छोड़ दो, शहर की दुकानें बंद होती थी। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जी का आभार है कि आज झारखंड सहित पूरे देश के अंदर नक्सलवाद अंतिम सांसें ले चुका है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर देश भर में आज हर्ष और उल्लास का माहौल है। भगवान महावीर के 5 महाव्रत के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। आज के समय में जब विश्व भर में हिंसा और संघर्ष का माहौल बना हुआ है, ऐसे में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश अहिंसा परमो धर्म और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया को मानवता और अहिंसा का पाठ सिखाने वाले भगवान महावीर की आज जयंती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वर्धमान नाम से जन्मे महावीर ने 30 वर्ष की आयु में राजसी जीवन त्याग कर कठोर तप और साधना का मार्ग अपनाया और लगभग 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद उन्हें केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा पूर्ण ज्ञान और बोध को प्राप्त करती है। उस दौर में जब समाज में कर्मकांड, असमानता और वैचारिक जड़ता बढ़ रही थी, भगवान महावीर ने इनसे मुक्ति के लिए जैन धर्म स्थापित किया, जो एक स्वतंत्र और तर्क प्रधान दार्शनिक परंपरा के रूप में सामने आया। जैन दर्शन का मूल आधार अहिंसा है, लेकिन यह केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं, बल्कि मनसा, वाचा, कर्मणा यानी तीनों स्तर पर अहिंसा का पालन आवश्यक माना गया है। भगवान महावीर द्वारा स्थापित 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य। रांची में अस्मिता वॉलीबॉल लीग का कल समापन हो गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहल पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों ने अपना दम दिखाया।
बेड़ो वॉलीबॉल क्लब ने खिताब जीता, वहीं रांची विश्वविद्यालय की टीम उप विजेता रही। समापन समारोह के अवसर पर खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। आईपीएल का रोमांच जारी है। गुजरात और पंजाब के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा। कल खेले गए एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की। इंडियन प्रीमियर लीग का चौथा मुकाबला आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में केएन सेमीकॉन प्लांट का किया उद्घाटन। गांधीनगर के कुबा में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराया। वोट बैंक की राजनीति पर कटाक्ष। राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। शराब घोटाला मामले में एसीबी को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देश देने का आग्रह। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग। चालू वित्तीय वर्ष का आज आखिरी दिन। कोषागारों में विपत्र निपटाने की कवायद तेज। कल से देश में कई नए नियम होंगे प्रभावी। और रांची में अस्मिता महिला वॉलीबॉल लीग का समापन। बेड़ो वॉलीबॉल क्लब चैंपियन, रांची विश्वविद्यालय उप विजेता। आईपीएल में आज गुजरात और पंजाब की भिड़ंत।